वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रिटर्न जो है टाइम लिमिट की एक्सपायरी के बाद भी कैसे फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना रिटर्न जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट होता है अगर उसके अंदर भी फाइल नहीं किया तो भी आपके पास इनकम टैक्स के एक्ट में एक प्रोविजन है जो आपको अलाउ करता है कि आप रिटर्न को उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट्स क्या है? तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है रिटर्न से रिलेटेड कि अगर आप एक इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एलएलपी या ट्रस्ट है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है। और यदि आप कोई कंपनी, एलएलपी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, एलएलपी, ट्रस्ट या और भी कोई अगर आप असेसी हैं और आपके केस में अगर ऑडिट होती है तो आपके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर की होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों ही कैटेगरीज की एसएससी के लिए ड्यू डेट पार होने के बाद भी जो लास्ट डेट होती है वो होती है एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मान लीजिए कि जैसे अभी असेसमेंट ईयर 20-21 चल रहा है, यानी कि आपको मार्च 20 का रिटर्न अभी फाइल करना है, जिसके लिए ड्यू डेट अभी 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। पर अगर आपने 30 नवंबर तक भी रिटर्न नहीं लगाया तो आपके पास एक एक्सटेंडेड टाइम है 31 मार्च तक का उस रिटर्न को फाइल करने के लिए। लेकिन अगर 31 मार्च क्रॉस हो जाता है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। एक चीज आपको और मैं बता दूं कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं और आप अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए की फाइन लगती है, और वही रिटर्न अगर आप 31 मार्च तक फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए की फाइन लगती है। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपके लिए जो फाइन है वो 1,000 रुपए का होगा। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं भी है तो हमें रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए? इसका सबसे पहला जो रीजन है जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए वो है आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए आप लगातार कुछ सालों से रिटर्न फाइल कर रहे हैं पर इस साल आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आपके मन में आ सकता है कि मैं इस साल की रिटर्न नहीं लगाऊं। पर मेरा सजेशन आपको रहेगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका रिफंड जो है वो आपको तभी मिल सकता है अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया। उसके अलावा आपके मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन है जो वॉल्यूमिनस है पर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उन ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर करने के लिए भी आपको रिटर्न भरना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको उन डिडक्शंस का क्लेम तभी मिल सकता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो मान लीजिए आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उस प्रॉपर्टी को बेच के आपने सेक्शन 54 में डिडक्शन क्लेम कर लिया उस पैसे को नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, तो आपको कोई गेन आया नहीं। और मान लीजिए उस साल की आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं थी तो आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया, क्योंकि आपके दिमाग में था कि क्योंकि मैंने एक घर बेच के घर ले लिया है तो मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 54 का डिडक्शन है वो आपको तभी मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, तो आपको फिर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी आ जाती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए वो है लोन एलिजिबिलिटी चेकिंग के लिए। आप जानते ही हैं कि हम जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं कहीं पर भी, वो सबसे पहले हमें बोलता है कि आप अपना कितने का रिटर्न फाइल किया है वो बताइए। मान लीजिए आपकी रिटर्न टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी इनकम का एक प्रूफ क्रिएट हो जाता है कि आपने मिनिमम इतनी इनकम तो कमाई ही होगी। तो उससे क्या होता है कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी की भी चेकिंग हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आपके केस में ऐसा हुआ कि आपने ड्यू डेट में भी रिटर्न नहीं लगाया और आपकी जो एक्सटेंडेड भी ड्यू डेट थी मार्च तक की, आपने उसमें भी रिटर्न नहीं लगाया। कोई भी कारण हो सकता है रिटर्न नहीं फाइल करने का, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इनकम टैक्स में एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि है सेक्शन 119 2B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन क्या कहता है? तो सेक्शन 119 2B बोलता है कि अगर कोई असेसी को जेन्युइन हार्डशिप है तो जो सीबीडीटी बोर्ड है इनकम टैक्स की, वो एक सिंगल या एक जनरल ऑर्डर पास करके अपने लोअर अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर सकती है कि असेसी का जो क्लेम है या डिडक्शन है या रिफंड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसको एज पर लॉ प्रोसीड किया जाए। दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था जहां पर बोर्ड ने एक जनरल ऑर्डर के थ्रू जो रिटर्न्स वेरीफाइड नहीं थे उसको वेरीफाई करने का एक ऑर्डर पास किया था। उसी तरह 119 2B में एक जनरल ऑर्डर की जगह एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी पास हो सकता है। तो ये अथॉरिटी जो आपको ऑथराइज करेगी आपका क्लेम को एडमिट करने के लिए रिटर्न फाइल करने का, ये कौन होगी? मैं आपको बता दूं
कि सीबीडीटी के पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो हर एक क्लेम को एडमिट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को एक जनरल ऑर्डर के थ्रू ऑथराइज कर दिया। इसमें कौन कौन से अथॉरिटीज को उन्होंने किया है, तो यहाँ पर अगर आपने रिटर्न फाइल जो नहीं किया और उसमें आप अगर रिफंड क्लेम कर रहे हैं जिसकी लिमिट 1 लाख तक की है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन अपने असेसिंग ऑफिसर के अलावा प्रिंसिपल कमिश्नर के पास फाइल करनी पड़ेगी। और ये अगर आपका प्रिंसिपल कमिश्नर जो है वो अगर आपका क्लेम अप्रूव कर देता है तो ही आपको रिफंड मिलेगा। पर अगर आपका रिफंड 1 लाख से बेसी का है पर 5 लाख तक का है तो आपको चीफ कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रिफंड का क्लेम 5 लाख से भी बेसी का है तो आपको फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी थ्रू असेसिंग ऑफिसर फॉर अप्रूवल ऑफ क्लेम। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको अपना रिटर्न बनाना होगा और रिटर्न की जो हार्ड कॉपी होती है यानी कि जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसको विथ रीजन फॉर डिले आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को फाइल करनी होगी और उसी की एक कॉपी आपको अपने कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को फाइल करनी होगी जैसा कि आपका केस हो। आपके एप्लीकेशन में जो आप रीजन देंगे रिटर्न नॉन फाइलिंग का वो जेन्युइन होना चाहिए और बिलीवेबल होना चाहिए। बहुत बार दोस्तों मैंने देखा है कि लोग ऐसा रीजन दे देते हैं कि जो बिलीवेबल ही नहीं होता है। कुछ केसों में तो मैंने सुना है कि लोग लिख देते हैं कि मैं भूल गया था रिटर्न फाइल करना। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो रीजन दे रहे हो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई घर में प्रोलॉन्ग बीमारी किसी के चल रही हो या आप ही बीमार हो या आपका बिजनेस बंद पड़ गया हो, कोई भी ऐसा रीजन जो कि बिलीवेबल हो। उसके अलावा आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपके रिटर्न में जो आपने क्लेम किया है इनकम या डिडक्शन से रिलेटेड, वो सब आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको एक फिजिकल हियरिंग की नोटिस भी आती है, तो आपको तैयार रहना होगा अपने केस को आर्ग्यू करने के लिए। मान लीजिए आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया और आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गया है, तो अब आप इस रिटर्न को फाइल कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले आपको अपने इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाना है, वहां पर आपको अपने आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना है और ई फाइल वाले ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करना है। वहां पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका पैन नंबर दिखाने लगेगा। आपको वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जिसके लिए कि आपको अप्रूवल मिला है। आपको अपने आईटीआर का फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा फाइलिंग टाइप में अंडर सेक्शन 119(2)(b) आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। सबमिशन मोड जो है वो आपका XML रहेगा और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा आपने जो नया XML बनाया है उसको अपलोड करने। और ध्यान रखिएगा जो आपका अप्रूवल का ऑर्डर पास हुआ है उसका एक स्पेशल नंबर होता है, उस ऑर्डर का नंबर देना होगा और डेट ऑफ ऑर्डर देना होगा। अगर आप ये दोनों चीज नहीं देते हैं तो आप इस रिटर्न को सबमिट नहीं कर पाएंगे और अगर ये नंबर गलत हो गया तो आपका सबमिटेड रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।